हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को यानी कि 9 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है जिसपे आपको इन लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझसे मेल, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। तो सी, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने ओवरनाइट अचीव कर ली। एक जर्नी है, इट इज़ अ प्रोसेस। इसके लिए आपको हर दिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हर दिन अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तब ही आपको ये सक्सेस मिलती है। एंड इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस आप कई सारी चीज़ें सीखते हो। तो सक्सेस जो है वो कोई एक दिन ऐसा नहीं कि आपने UPSC क्लियर कर दिया, टॉप कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए। आपकी जो सक्सेस है वो उस एक दिन पे डिपेंड नहीं करती है, वो इस पूरे ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है जब आप रेगुलरली मेहनत कर रहे हो UPSC क्लियर करने के लिए। क्योंकि हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, हर दिन आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हो। इसीलिए सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे शिंजो आबे की डेथ के बारे में। इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है। ही वॉज अटैक्ड बाय अ पर्सन एंड ही वॉज शॉट डेड बाय दिस पर्सन। तो इनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा G20 इन रशिया डोमिनेंस। तो G20 समिट हुई है, हमने इसके बारे में कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इस समिट में रशिया का टॉपिक ही डोमिनेट करता रहा। रशिया जो है उसके टॉपिक पे ही, रशिया यूक्रेन वॉर के टॉपिक पे ही सारी चर्चा हुई है। इसको देखेंगे। पॉलिटी में देखेंगे पार्टी सिंबल के बारे में। GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे। फ्लैश फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट। तो देखो, अमरनाथ यात्रा जो हमारे देश में होती है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ है जिसमें क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स हुए हैं। इवन ये चीज़ें आज तक भी, अभी तक भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं और अभी भी बहुत सारे मिसिंग लोग नहीं मिले हैं। अभी भी डेड बॉडीज़ यहाँ पे निकाली जा रही हैं। तो बहुत सारा इशू है, इसको देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में। एनवायरमेंट में आज के एडिटोरियल को देखेंगे। प्लान मोर देन प्लांटिंग ट्रीज। तो यहाँ पे फॉरेस्ट रिस्टोरेशन प्लान के बारे में बात की हुई है, इसको देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। 13 किल्ड एज फ्लैश फ्लड्स हिट यात्रा कैंप। तो देखो, अमरनाथ यात्रा जो हमारे कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट होने की आशंका है, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट, और उसके कारण फ्लैश फ्लड्स आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 13 लोगों की जान चली गई है। इसमें अभी तक का जो डाटा है उसके थ्रू 13 लोगों की जान चली गई है। कई सारे लोग मिसिंग हैं, कई सारे लोग यहाँ पे 40 पीपल आर मिसिंग इन द फ्लड्स। ओके, कुछ लोग इसके अलावा यहाँ पे धंसे हुए हैं, जिनकी बॉडीज धंसी हुई हैं। यहाँ पे डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। ओके, NDRF की टीम्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे आशंका ये जताई जा रही है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके कारण फ्लैश फ्लड्स आई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स क्या होती हैं। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स जहाँ पे हुई हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन का नाम है काली माता वाई जंक्शन, ठीक है, काली माता वाई जंक्शन। ये अमरनाथ का जो केव है उस साइड पे लोकेटेड है, बाल्टल बेस कैंप पे, ठीक है। तो बाल्टल नाम याद रखना है, बाल्टल बेस कैंप और काली माता वाई जंक्शन इन अमरनाथ। ओके, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की एक तो बात समझ लो कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे विद इन 1 आवर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। ओके, 10 सेंटीमीटर बारिश, जो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 1 आवर, ये जो बहुत ज्यादा अमाउंट की बारिश होती है, ये एक छोटे से एरिया में होती है, एक लोकल एरिया में होती है। मतलब एक छोटे से एरिया में इतनी ज्यादा बारिश विद इन 1 आवर, इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी ये क्लियर नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इसके ऊपर अभी रिसर्च और चल रही है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर नहीं किया गया है कि रेनफॉल कितनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझना कि अमरनाथ यात्रा जो है ये 3 साल के बाद स्टार्ट हुई थी, और 3 साल के बाद अब स्टार्ट हुई थी। और अमरनाथ कितनी हाइट पे लोकेटेड है, अमरनाथ केव जो है ये 3657 मीटर्स की हाइट पे लोकेटेड है। और लॉर्ड शिवा का एक बहुत बड़ा और बहुत माना हुआ पिलग्रिमेज साइट है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना
क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट शॉर्ट ड्यूरेशन का रेनफॉल होता है, इंटेंस रेनफॉल होता है ओवर अ स्मॉल एरिया। तो एक छोटे से एरिया पे जब अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन होने लगे, अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन होने लगे और बहुत ही छोटे से एरिया में और इंटेंस रेनफॉल होने लगे, ठीक है, 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो जाए विद इन 1 आवर, इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। ओके, तो इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स दिखते कैसे हैं? तो देखो इस तरह का क्लाउड बर्स्ट होता है जहाँ पे एक छोटे से एरिया के ऊपर इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है, ऐसा लगता है कि किसी ने नल खोल दिए हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा तेज, बहुत इंटेंस रेनफॉल विद इन अ लोकलाइज्ड एरिया। ओके, इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं और यह है फ्लैश फ्लड्स। अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, फिनोमेना कैसे टेक प्लेस करता है, यहाँ पे फिनोमेना की पूरी प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पहला जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है माउंटेन्स। ओके, माउंटेन्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण क्लाउड बर्स्ट होते हैं। अब देखो क्या होता है, जो माउंटेन्स होती है वहां पे ये वार्म एंड ह्यूमिड एयर जो होती है ये अपने आप को ऊपर पुश करती है माउंटेन्स में, ठीक है, ये इस तरह से अपने आप को ऊपर पुश करती है। जब ये ऊपर पुश करती है धीरे धीरे कंडेंस होने लगती है ये विंड्स और यहाँ पे एक क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनता है, ठीक है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनता है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड इज अ टाइप ऑफ क्लाउड, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ क्लाउड है जो कि बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड होता है और बहुत ज्यादा हाइट, मैक्सिमम हाइट वाला जो क्लाउड होता है ना वो यही होता है। ओके, देखो इतना बड़ा क्लाउड बनता है और ये कंटिन्यूस राइज होता जाता है, ये एयर मास जो है कंटिन्यूस राइज होता जाता है और एक लार्ज थंडरस्टॉर्म बनाता है, एक लार्ज थंडर क्लाउड बनाता है, ठीक है, जिसका नाम है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई अपर लेवल विंड्स नहीं चलती हैं, ठीक है, कोई अपर लेवल ऊपर जो एरिया है, यहाँ वाला जो एरिया है इतनी ज्यादा हाइट पे, सोचो ना 3600 किलोमीटर से भी, सॉरी 3600 मीटर से भी ऊपर की हाइट है, इधर कोई भी अपर लेवल विंड्स नहीं चलती। इसके कारण ये जो क्लाउड है ये डिसिपेट नहीं हो पाते। क्योंकि ये डिसिपेट नहीं हो पाते तो ये कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं एक के ऊपर एक। ओके, और अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोकलाइज्ड रेनफॉल होती है। देखो इस रीजन में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोकलाइज्ड रेनफॉल होती है और यहाँ पे एक तो देखो ये वैली रीजन आ गया, वैली रीजन में कोई एस्केप भी नहीं है तो इसलिए लोकलाइज्ड और इंटेंस रेनफॉल होती है एक ही छोटे से एरिया में। और क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर वेजिटेशन नहीं है, इतनी ज़्यादा हाइट पे इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे कोई प्रॉपर वेजिटेशन नहीं है और क्योंकि वेजिटेशन नहीं है तो यहाँ पे ये बारिश का जो फ्लो है, रेनफॉल का जो फ्लो है उसको रोक नहीं पा रहा, प्रेसिपिटेशन का फ्लो नहीं रुक पा रहा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वेजिटेशन। और यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ होता है जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सब पहले समझो, यहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड विंड्स जो हैं वो अपवेल करना शुरू करती हैं, ठीक है। अपवेल करते करते जब ये कंडेंस करती हैं तो क्लाउड्स बनाती हैं। क्लाउड्स जो हैं ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते जाते हैं एक के ऊपर एक। यहाँ पे अपर लेवल विंड्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई अपर लेवल विंड्स नहीं चलती, इसीलिए क्लाउड्स डिसिपेट नहीं कर पाते, धीरे धीरे कंडेंस होना चालू करते हैं और अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी कि रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आते हैं। जब ये रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आते हैं तो लोकलाइज्ड एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा इंटेंस रेनफॉल हो जाता है। चलो हो तो गया, लेकिन अगर यहाँ वेजिटेशन होती तो कहीं ना कहीं इस प्रेसिपिटेशन का जो फॉल था, फ्लो था, वो कम हो जाता, ठीक है। जैसे कि समझो ये मान लो माउंटेन है, यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन होती है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ से अगर पानी आ भी रहा है ना तो इसकी स्पीड कम हो जाती, थोड़ा पानी तो ये वेजिटेशन भी सोख लेती, तो यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स नहीं आती। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट है, कोई वेजिटेशन नहीं है, तो ये सीधे पानी इस तरह से गिरता है माउंटेन्स के ऊपर, वैलीज के ऊपर और यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ जाती है, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स आ जाती है। ओके, अब देखते हैं कि देखो ये क्लाउड बर्स्ट में होता क्या है। देखो क्लाउड बर्स्ट क्या है, एक रैपिड और इंटेंस डाउनपोर है, ठीक है, रैपिड और इंटेंस डाउनपोर है जो कि एक स्मॉल रीजन पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया 20 से 30 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर एक साथ एक घंटे के अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाना विच इज अ वेरी बिग थिंग। ओके, इस तरह का जो सिचुएशन होती है, फिनोमेना होता है, इसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे 10 100 mm या फिर 10 सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हो, या फिर लगभग 5 इंचेस की बारिश एक साथ हो जाए, इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, ओके, पर आवर। अब देखो यहाँ पे अकरेंस कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉइस्ट एयर जो होती है वो ऊपर अपवेल करने लगती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाती है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने लग जाती है स्मॉल रीजन में, और यहाँ पे जो ये वायलेंट स्टॉर्म है ये बर्स्ट होने लगते हैं जिसके कारण इतनी ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आ जाती है। और ये बहुत कॉमन है हिमालयन स्टेट्स में, स्पेसिफिकली हिमालयन जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इन एरियाज में ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फिनोमेना है, ठीक है। इसके पहले भी हमने देखा था कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में केदारनाथ
अमरनाथ में सेम चीज हुई थी, ठीक है। तो ये चीज बहुत कॉमन है यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि वार्म ह्यूमिड एयर किस तरह से राइज करती हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाती है। यहाँ पे क्योंकि अपर एयर सर्कुलेशन कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये डिसिपेट नहीं कर पाते और एक ही जगह पे सारी रेनफॉल हो जाती है और यहाँ पे इंटेंस सरफेस रन ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैसे इम्पैक्ट करता है। देखो क्लाउड बर्स्ट जो है वो जनरली फ्लडिंग में रिजल्ट करता है। यहाँ पे डिब्रिस, रॉक्स, अपरूटेड ट्रीज, ये सब जो है ये एक साथ हाई स्पीड के साथ फ्लड्स के साथ जाते हैं, ठीक है। तो फ्लड्स तो आ ही रही हैं, बहुत इंटेंस पानी तो आ ही रहा है, इसके साथ डिब्रिस, रॉक्स और ट्रीज जो उखड़ चुकी हैं वो भी साथ में आ रही है। और ये कितना डिजास्टरस हो सकता है आप सोचो, एक नॉर्मल सा आदमी यहाँ पे खड़ा है और उसको यहाँ पे इतना ज्यादा ये जो रन ऑफ है, इतना इंटेंस रन ऑफ अगर झेलना पड़े तो वो आदमी कहाँ बचेगा। ओके, अब देखो थाउजेंड ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय द क्लाउड बर्स्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, बहुत सारी कैलेमिटीज होती है, लाइफ का लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, लाइवलीहुड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एनवायरमेंट का, बायोडाइवर्सिटी का, हर चीज का लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या इस अकरेंस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो देखो क्योंकि ये जो क्लाउड बर्स्ट वाला फिनोमेना होता है ये एक लोकलाइज्ड एरिया में होता है, बहुत ही छोटे एरिया में होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, इसीलिए इसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। ओके, और इसीलिए यहाँ पे एक तो देखो हिमालयन रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, तो नेटवर्क्स के इश्यूज भी रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे नेटवर्क होता है तो फिर भी एयर प्रेशर और मॉइस्चर को फिर भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतने इश्यूज होते हैं हिमालयन रीजन में कनेक्टिविटी के कि ये सब चीजें पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। डॉपलर रडार है, ठीक है, जिसके थ्रू क्लाउड बर्स्ट आप पता लगा सकते हो। तो डॉपलर रडार का नाम याद रखना है, डॉपलर रडार है, इसके थ्रू आप क्लाउड बर्स्ट का पता लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये सारे इशू हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है, क्लाउड बर्स्ट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। ओके, आगे बात करते हैं फ्लैश फ्लड्स की। तो देखो फ्लैश फ्लड्स क्या होती है? सडन सर्जेस इन वाटर लेवल जनरली ड्यूरिंग अ फॉलिंग एंड इंटेंस स्पेल ऑफ रेन। तो जब बहुत तेज बारिश होती है उसके कारण जो वाटर लेवल सडन सर्ज पे जाता है उसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, ठीक है। तो ये हाईली लोकलाइज्ड इवेंट होता है, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। फ्लैश फ्लड्स की एक खासियत होती है कि जितनी तेजी से ये फ्लड्स आती हैं उतनी तेजी से तबाही मचाती हैं, डिजास्टर मचाती हैं, और उतनी ही तेजी से ये निकल भी जाती हैं बाहर, ठीक है। सेम चीज केदारनाथ में हुई थी, विद इन मिनट्स आप देखोगे पूरी की पूरी सिटी तबाह हो गई और वो पानी निकल भी गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज होती है, ठीक है। तो विद वेरी हाई पीक एंड हैव अ लेस देन 6 आवर्स बिटवीन अकरेंस ऑफ रेनफॉल एंड पीक फ्लड। तो यहाँ पे क्या होता है? लोकलाइज्ड इवेंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन का इवेंट है, यहाँ पे 6 घंटे के अंदर सब काम हो जाता है। बारिश भी हो गई, बारिश स्टार्ट होने से लेके पूरा डिजास्टर होने तक 6 घंटे में सारा काम निपट जाता है। ओके, और ये जो फ्लड सिचुएशन है ये वर्सन होती जाती है, बिगड़ती जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ चोक्ड ड्रेनेज लाइन, ठीक है। तो ये चीज हमने केदारनाथ में भी देखी थी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के चक्कर में हमने क्या किया, वहां का जो नेचुरल फ्लो था, नेचुरल जो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो बिगाड़ दिया, सब चीजें चोक्ड थी, इसीलिए ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई। हालांकि अमरनाथ में इस तरह की चीजें कम ही थी, चोक्ड जो लाइन है वो कम ही थी, पर ऐसा होता है कि अगर नेचुरल फ्लो आप उसको चोक कर रहे हो तो उसके कारण जो फ्लैश फ्लड्स है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती हैं। ओके, तो ये हमने देखा फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट के बारे में। आगे बात करते हैं, एक और हमारा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि है पार्टी सिंबल्स के बारे में, पॉलिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखो आर्टिकल ये है कि आपको पता है महाराष्ट्र में अभी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामास चल रहे थे, शिवसेना की सरकार थी, यहाँ पे शिवसेना की सरकार स्प्लिट हो गई, ठीक है, यानी कि सरकार गिर गई और पार्टी स्प्लिट हो गई। पार्टी स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे एक तो ये शिवसेना है ओरिजिनल वाली और दूसरी शिवसेना है बाला साहब शिवसेना, ठीक है, उन्होंने ये नाम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों पार्टी स्प्लिट हुई हैं, एक पार्टी स्प्लिट होकर दो पार्टी बनी है, इसके बीच में टसल चल रही है इलेक्टोरल सिंबल की, ठीक है। आपको जैसे भी पता होगा कांग्रेस का सिंबल है हाथ का पंजा, ठीक है, बीजेपी का सिंबल है कमल या लोटस। इस तरह के हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, नेशनल पार्टी या फिर रीजनल पार्टी, उसका एक सिंबल होता है जो डिसाइडेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे शिवसेना डिमांड कर रही है, शिवसेना का कहना है कि ये पार्टी सिंबल जो है ये हमारा ही रहेगा, ठीक है। ये इलेक्टोरल सिंबल, इनका पार्टी सिंबल देखो बो एंड एरो इनका पार्टी सिंबल है और इनका कहना ये हमारा ही रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्टोरल सिंबल की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो
यहाँ पे इलेक्शन सिंबल्स का जो एक ऑर्डर है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर ऑफ 2017, ये बोलता है कि दो तरह के पार्टी सिंबल्स होते हैं, एक होता है रिजर्व्ड पार्टी सिंबल और दूसरा होता है फ्री पार्टी सिंबल। रिजर्व्ड पार्टी सिंबल जो होता है ये उन पार्टीज को मिलता है जो नेशनल पार्टीज हैं या रीजनल स्टेट पार्टीज हैं, ठीक है। तो 8 हमारे देश में नेशनल पार्टीज को मिला हुआ है और 64 स्टेट पार्टीज को ये मिला हुआ है रिजर्व्ड सिंबल, ओके। फ्री सिंबल जो है ये किसको मिला हुआ है, तो देखो यहाँ पे एक 200 सिंबल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी लिस्ट होती है 200 सिंबल्स की, ठीक है। जो पहले आएगा और पहले मांगेगा जो भी सिंबल, वो आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हो कि हमको ये सिंबल दिया जाए। अगर वो सिंबल फ्री है और अगर आपने पहले क्लेम किया तो आपको वो सिंबल मिल जाएगा, ओके। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनके पास ये 200 से ज्यादा कुछ सिंबल्स होते हैं, उनमें से आपको चुनना होता है। तो यहाँ पे ये 200 फ्री सिंबल्स में से आप अलॉट किया जाता है आपको कोई भी सिंबल, अगर आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। लेकिन आपकी अगर नेशनल या स्टेट पार्टी है तो आपके पास एक रिजर्व्ड सिंबल होगा जो आप ही का रहेगा। पूरे स्टेट की पार्टी तो पूरे स्टेट में वो सिंबल जो है वो आप ही का रहेगा, नेशनल पार्टी तो पूरे इंडिया में वो सिंबल सिर्फ आपका ही रहेगा। आपने देखा है क्या कि जो हाथ का पंजा है उसको कोई और पार्टी यूज कर रही है, नहीं कर सकती, क्योंकि वो कांग्रेस का रिजर्व्ड सिंबल है। वैसे ही बीजेपी का लोटस है, लोटस को कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती क्योंकि पूरे इंडिया में बीजेपी का सिंबल है वो, ठीक है। ऐसा होता है नेशनल और स्टेट पार्टीज के साथ। अब देखो, अगर आपको कोई सिंबल चाहिए, अगर आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और आपको अगर कोई सिंबल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो पार्टी है या कैंडिडेट है उसको यहाँ पे 3 सिंबल्स टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ 3 सिंबल्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन फ्री सिंबल्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 200 सिंबल की एक लिस्ट होती है इलेक्शन कमीशन के पास, इसमें से आप कोई भी 3 सिंबल्स चुनिए और इनको आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए कि भैया हमने ये 3 सिंबल्स चुने हैं, आप इनमें से एक हमको दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब आप नॉमिनेशन पेपर्स भरते हो, जब आप नॉमिनेशन पेपर्स को फिलअप करते हो, उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन जो है उसको आपको ये 3 सिंबल्स की लिस्ट देनी होती है कि इन फ्री सिंबल्स में से हमारे लिए ये 3 सिंबल्स हमने आपको दिए, इसमें से एक हमको दे दो, ओके। इसमें से एक सिंबल फिर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन। और अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट करती है, जैसे कि शिवसेना का यहाँ पे केस है, शिवसेना की एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, ठीक है। इसने क्या किया, इसका स्प्लिट हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गई ये पार्टी। अब ऐसे में जो डिस्प्यूट है कि किसके पास ये पार्टी सिंबल जाएगा, इसको सॉल्व करने का काम है इलेक्शन कमीशन का। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ही है जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि ये इस डिस्प्यूट को सॉल्व करे, ओके। आगे बात करते हैं पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन की पावर्स की बात करें तो इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर जो है 1968 का, वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको सिंबल्स अलॉट करेंगे। दूसरी चीज, इसी ऑर्डर के अंदर ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसका यहाँ पे डिस्प्यूट होता है, जो डिवाइड हो जाती है दो पार्टीज में, तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट है इलेक्टोरल सिंबल को लेकर, उसको यहाँ पे सॉल्व करेगा इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ओनली अथॉरिटी है इसको डिसाइड करने वाला, ठीक है। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे मानी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव की है अंडर सादिक अली एंड अनादर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 1971 का ये जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो पूरा जुरिस्डिक्शन है कि किसके पास यहाँ पे इलेक्टोरल सिंबल जाएगा पार्टी स्प्लिट के केस में, तो ये चीज डिसाइड करने का पूरा हक सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि शिवसेना का जो ये दावा है और जो दूसरी पार्टी है उसका भी दावा है कि हमको मिलना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। ये तो हमने बात करी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की, लेकिन कुछ पार्टीज होती है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि जो नेशनल या स्टेट पार्टी नहीं है लेकिन पार्टी है, रिकॉग्नाइज नहीं है, रजिस्टर्ड है, उनके लिए इलेक्शन कमीशन उनको यही बोलता है, अगर उन छोटी पार्टीज में मान लो कोई स्प्लिट हो गया, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन उनको यही बोलता है कि या तो आप अपने आप में इंटरनली इसको रिजॉल्व कर लो, और अगर इंटरनली रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोर्ट जाओ, ठीक है। तो अगर इंटरनली रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर या फिर कोर्ट जाओ, ठीक है, ये चीज कही जाती है। लेकिन स्टेट पार्टी और जो हमारी नेशनल पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है इलेक्शन कमीशन की, उस केस में इलेक्शन कमीशन ही यहाँ पे फाइनली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अबाउट फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर एब, ठीक है। तो देखो, जो शिंजो आबे या शिंजो एब, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, इनका असैसिनेशन हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है और दूसरी चीज बहुत ही शॉकिंग चीज भी थी ये, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वो भी इस पे विश्वास नहीं कर पाए कि इस तरह से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका असैसिनेशन हो गया है। हुआ क्या है कि देखो, जापान में आफ्टर 1930s इस तरह का पॉलिटिकल मर्डर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही शांति प्रिय कंट्री है, ठीक है, क्राइम
क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मर्डर या पॉलिटिकल असैसिनेशन बहुत ही कम होते हैं। 1930s के बाद कोई भी ऐसा बड़ा पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मर्डर, ये असैसिनेशन हुआ है। तो यहाँ पे हुआ ऐसा था कि ये 67 ईयर्स के हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जापान के। इनका एक इलेक्टोरल कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उसमें ये यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे मासेस को, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो डायरेक्टली जाते हैं जनता के बीच में, सिक्योरिटी उनके पास होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सीधे जनता से मिल भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है कि कोई आपको असैसिनेट करके चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा सेम चीज चल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ये आदमी घुस आया, ठीक है, और ये आदमी यहीं का, जापान का ही है। इनफैक्ट एक ये क्लेम करता है कि इसने 3 साल तक जापानीज नेवी में सर्व भी किया है। ये पर्सन जो है, इसने अपनी एक हैंडमेड गन से यहाँ पे जो जापानीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इनको शूट कर दिया, और 2 गोलियां लगने से इनकी फाइनली डेथ हो गई। काफी सीरियस थी इनकी हालत, पहले बहुत कोशिश हुई 6 घंटे इनको बचाने की, लेकिन नहीं बचाया जा सका। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के ये देखना है हमको किस तरह से जापानीज जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। और ये सिर्फ जापान का केस नहीं, ये बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में भी है, जो ये इनटॉलरेंस है ना बहुत बढ़ रहा है। अभी जो पर्सन है जिसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है, इसका ये कहना है कि यहाँ पे ये जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनका यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंकअप था, जिससे मैं बहुत नाराज था, ये चीज कह रहे हैं ये। और ये माना जा रहा है कि ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कारण इन्होंने इनका असैसिनेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कल ट्विटर पे भी इस बारे में लिखा था, जब इनको गोली लगी थी तब भी इसके बारे में लिखा था, जब इनकी जान बची हुई थी, और उसके बाद जब जान चली गई तो हमारी होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, दिस शुड बी फ्लोन एट हाफ मास्ट ऑन द डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू थ्रू आउट इंडिया, एंड देयर विल बी नो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट ऑन दिस डे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे देश में बेसिकली वी विल बी डूइंग दिस मॉर्निंग थिंग, ओके। और यहाँ पे हम जो है इस शोक को व्यक्त करते हुए हमने अपने जो फ्लैग है उसको आधा ही हम होस्ट करेंगे, ठीक है, आधी हाइट पे ही होस्ट किया जाएगा। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा आपको शिंजो आबे के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो शिंजो आबे हैं, ये एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जापानीज, ठीक है। अब देखो, ऐसी चीजें यूपीएससी में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे पर्सनैलिटी रिलेटेड, जो पर्सनैलिटी न्यूज है उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको इसका जानकारी होनी चाहिए। तो जो शिंजो आबे हैं, ये ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी से आते थे। इनके जो दादाजी हैं वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे जापान के। इनके जो फादर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे जापान के, ठीक है। ऐसे में इनका जो बर्थ होता है 1954 में, इसके बाद ये ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, यूएस से पढ़ाई करके आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो 1982 में ये अपनी जॉब जो थी उसको छोड़ देते हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री का यहाँ पे पोजीशन अपनाते हैं। पार्टी में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी इनकी, ठीक है। इसके बाद ये पहली बार एलडीपी के लेजिस्लेटर के तौर पे यहाँ पे इलेक्ट होते हैं 1993 में, और इसके बाद 2005 में ये कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। 2006 में जो एब है, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहली बार, ठीक है। उसके बाद 2007 में इनको इलेक्टोरल डिफीट देखनी पड़ती है, ओके। उसके बाद ये फिर से यहाँ पे आते हैं 2012 में, और 2012 से लेकर 2020 तक ये रहते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और 2020 में फाइनली या स्टेप डाउन करते हैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से, ये बताते हुए कि इनको हेल्थ इश्यूज हैं, और अल्टीमेटली 2022 में इनकी डेथ हो जाती है बाय दिस असैसिनेशन, ओके। तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ और चीज़ें, इनकी जो लिगेसी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम कल भी और डिस्कस करेंगे, लेकिन इनकी लिगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे लिगेसी है, एक तो देखो, इन्होंने ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे किसी बड़ी कंट्री के जिन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना था। इंडो पैसिफिक रीजन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट है वो इंडो पैसिफिक रीजन ही है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले शिंजो आबे ने ही पहचानी थी। दूसरी चीज़, क्वाड को रिवाइव करने में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था, ठीक है। क्वाड को रिवाइव करने में इन्हीं का इंपॉर्टेंट हाथ था, ठीक है। क्वाड आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इन्होंने अपने अच्छे रिलेशंस निभाए अपनी सारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, कोरिया हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो
ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी कंट्रीज के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। ओके, तो इसके बारे में हम पूरी लेगेसी के बारे में इनकी देखेंगे, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2012 से 20 तक जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के, उस टाइम पे इंडिया और जापान रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुए। ठीक है, इसीलिए शिंजो आबे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। ओके, अब देखो थोड़ा सा जापान की लोकेशन के बारे में देख लो, क्योंकि जापान अब न्यूज़ में है, तो आपसे जापान के ऊपर मैप की लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखो जापान कहाँ पे लोकेटेड है, इसको आप देखोगे तो ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, यहाँ पे इस साइड पे आता है सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी आप इसको बोल सकते हो। इस साइड पे आता है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। इसके ऊपर एक और सी है जिसका नाम है सी ऑफ ओखोटस्क। ओके, सी ऑफ ओखोटस्क। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये साउथ कोरिया के साथ बीच में एक स्ट्रेट आता है जिसका नाम है कोरियन स्ट्रेट। ओके, जिसके थ्रू जापान और साउथ कोरिया अलग होते हैं, और सी ऑफ जापान जो है वो यहाँ पे नीचे वाली जो सी है इससे मिलती है। ओके, तो यहाँ पे इसके एक बार जो सराउंडिंग नेबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो ये जापान एक आइलैंड कंट्री है, तो डायरेक्टली लैंड बाउंड्री किसी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे देखो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा पेनिनसुला दिख रहा है ना रशिया का, इसका नाम है सखालिन पेनिनसुला। ओके, सखालिन। ऑलराइट, अच्छा अब देखो यहाँ पे जापान की बात करते हैं, तो जापान छोटे छोटे 4 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। पहला है होकाइडो, ठीक है, दूसरा है होन्शु, ठीक है, तीसरा है यहाँ पे देखो शिकोकू, और चौथा है क्यूशु। ये आइलैंड्स के नाम आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ओके, अब इसमें याद रखना टोक्यो जो कि इसकी राजधानी है, टोक्यो जो कि कैपिटल है जापान का, ये कहाँ पे लोकेटेड है, होन्शु वाले आइलैंड पे लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे नागोया है, ओसाका है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज है, और जितनी भी मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज है नहीं, ये होन्शु वाले जो आइलैंड है उसी पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 4 आइलैंड्स के आपको नाम याद रखने हैं, ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, डिफरेंस ओवर रशिया डोमिनेट इन G20 मीटिंग। तो G20 मीटिंग की हमने कल भी बात करी थी, पहले G20 क्या है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ करता था, G7 एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये ऑर्गेनाइजेशन थी सभी डेवलप्ड कंट्रीज की। ओके, सॉरी, तो देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी G7, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जिसमें देखो जर्मनी था, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये सब 7 कंट्रीज हुआ करती थी। बाद में G8 बन गया ये रशिया के शामिल होने से। अब क्या हुआ 2014 में रशिया को G7 जो G8 था उसमें से निकाल दिया गया, और फिर से ये G7 बन गया। क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि क्रीमिया के ऊपर अनेक्सेशन कर दिया था रशिया ने, उस टाइम पे यूक्रेन के ऊपर अटैक करके क्रीमिया छीन लिया गया था। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि जब ये G7 बना था, ठीक है, उस टाइम पे 1997-98 के दौरान क्या होता है, यहाँ पे एक क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसको हम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, इस एशियन क्राइसिस के कारण क्या होता है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट होती है। अब इसके कारण क्या होता है कि ये जो 7 कंट्रीज है, इनको समझ में आता है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को नहीं चला रही, डेवलपिंग कंट्रीज भी चला रही हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज भी चला रही हैं। इसीलिए इन्होंने बोला कि G7 को एक्सपांड करके एक G20 हमको बनाना चाहिए, जिसमें हम इमर्जिंग कंट्रीज को भी लेकर आए। तो यहाँ पे देखो टर्की शामिल हुआ, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज को शामिल करके कुल मिला के G20 बनाई गई। ठीक है, अब ये जो G20 बनाई गई, इसमें आप देखोगे 85% ऑफ ग्लोबल GDP जो है इन 20 कंट्रीज से आती है, और लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो ये 20 कंट्रीज में कंप्राइज्ड है। इसीलिए 20 कंट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसी में देखो ये क्या है, एक एनुअल मीटिंग है लीडर्स की, जिसमें लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। ठीक है, 85% वर्ल्ड GDP और 2/3 पॉपुलेशन इसमें कंप्राइज्ड है। ओके, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997-98 में, जिसके बाद ये समझ में आया कि हमें ज़रूरत है इमर्जिंग कंट्रीज़ की भी, सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की, जो बैंक के, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, उनकी मीटिंग होने लगी। ओके, और ये जो ग्रुप है इसका कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है तो यहीं पे परमानेंट स्टाफ है, इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है ये रोटेट करती है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, और जो भी मेंबर कंट्री होगी
जिसके पास इस साल चेयरमैनशिप है, जैसे कि 2023 की चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास है। तो इंडिया ने, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया प्रपोज कर रहा है कि श्रीनगर में इसका रखी जाएगी G20 समिट। ओके, तो यहाँ पे ये G20 समिट जो है रोटेट होती है। अब जो भी होस्टिंग कंट्री रहेगी ना, उसके पास ये पावर रहती है कि वो दूसरे मेंबर्स को, जो नॉन मेंबर्स हैं, नॉन मेंबर्स को भी इन्वाइट कर सकती है समिट में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो वापस से आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो G20 समिट हुई है, वहां पे एक इशू ये हुआ, ये देखो, अच्छा कहाँ हुई है, ये इंडोनेशिया में हुई है, ये याद रखना है ना, इस साल इंडोनेशिया में हुई है। अब देखो यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो पूरी समिट हुई, यहाँ पे डिफरेंसेस ही डोमिनेट करें। आधी कंट्रीज रशिया के साथ थी, आधी कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट थी। G20 पूरी समिट में रशिया की ही बात हुई है कि रशिया ने अटैक किया है और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं यूएस ने। ठीक है, अब यूएस चाहता है कि क्योंकि रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं, तो इंडिया और इंडिया जैसी जो बाकी कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, वो अपना ट्रेड रोक दें। तो यहाँ पे बेसिकली एक तो जो रशिया के लीडर थे, रशिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये बोला है, यूएस के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि यूएस ने जो यहाँ पे सभी तरह का सैंक्शन लगाए हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण पहली चीज तो कि जो चीप चीप दामों पे आपको फ्यूल मिल सकता था, नेचुरल गैस मिल सकती थी, आपने वो रोक दी है। तो जो कंट्रीज यहाँ पे चीप दामों पे फ्यूल खरीद सकते थे, उनको आपने रोक दिया है। ठीक है, उसी के बदले यूएस ने ये बोला है, ठीक है, यूएस ने क्या बोला है कि यहाँ पे यूएस ने ब्लेम किया है रशिया को कि रशिया जो है यहाँ पे वीट वगैरह की प्रोडक्शन इन्होंने रोक दी है। दूसरा, जो यूक्रेन अच्छा खासा वीट का प्रोड्यूसर है, जो फूड ग्रेन्स का प्रोड्यूसर है, यहाँ से यूक्रेन से ट्रेड नहीं होने दे रहा, यूक्रेन का जो सामान है वो बाहर नहीं जाने दे रहा रशिया। ठीक है, उसके जो जितने भी पोर्ट्स हैं उनको बैन कर दिया, उनके ऊपर सारा कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी का इशू आ गया है। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी का इशू आ गया है पूरे वर्ल्ड में, ये दावा है यूएस का। तो बेसिकली रशिया और यूएस दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाने में लगे हुए थे पूरे G20 समिट में। ऐसे में इंडिया का देखो, इंडिया का स्टेक ऐसा था कि इंडिया ने अभी भी ट्रेड करना छोड़ा नहीं है रशिया के साथ। रशिया के साथ इंडिया रूबल और रुपी में ट्रेड कर रहा है, डॉलर्स के साथ छोड़ दिया है, क्योंकि डॉलर्स के ऊपर सैंक्शन है, यूएस ने सैंक्शन लगाया, इसलिए डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने फिर भी ट्रेड जारी रखा है और रशिया के साथ रूबल और रुपी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी इंडिया की एक फायदेमंद चीज ये है कि रशिया से उसको आसान और कम दामों पे जो फ्यूल है वो मिल पा रहा है, चीप दामों पे फ्यूल मिल पा रहा है। और चाइना, जो इंडिया है, उसने अपनी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर कहीं से भी कम नहीं करी है, चाहे फिर वो डिफेंस सेक्टर हो या पेट्रोलियम सप्लाई हो। ठीक है, लेकिन यूएस इससे नाराज है, यूएस बार बार ये कह रहा है कि इंडिया को ये ट्रेड रोक देना चाहिए। ठीक है, अब G7 ने, जो G7 कंट्रीज हैं, इन्होंने भी पूरा मिलकर कुल मिला के सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर, और इन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है रशिया को, ये सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक फॉलआउट में पूरी ग्लोबली, पूरी सभी इकोनॉमीज के ऊपर असर हुआ है। और ऐसे में जो G7 कंट्रीज हैं और स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो बहुत भड़की हुई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसी को हो रहा है, इन्हीं को हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने सैंक्शन लगाए, सैंक्शन लगाने का कारण जो इनको फ्यूल मिल रहा था कम दामों पे, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज कि जो फूड इनसिक्योरिटी का इशू है वो भी है। और तीसरी चीज, जो बाकी कंट्रीज है जैसे इंडिया है, चाइना है, ये रशिया के साथ ट्रेड करना नहीं रोक रही, क्योंकि हर किसी के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल था अबाउट G20 की। G20 में कुल मिला के आज भी सिर्फ रशिया की बातें हो रही है। ओके, आगे बात कर लेते हैं आज के एडिटोरियल की। अ प्लान दैट इज मच मोर देन जस्ट प्लांटिंग ट्रीज। तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बात की हुई है फूड रिस्टोरेशन, सॉरी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन प्लान की। ठीक है, और इसमें कुल मिला के बताया हुआ है कि इस फॉरेस्ट रिस्टोरेशन प्लान में कम्युनिटी प्लांटिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो, शुरुआत ऐसे करते हैं यहाँ पे ऑथर्स कि जो मनरेगा हमारी स्कीम है, यहाँ पे भी हम प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें विमेन भी पार्टिसिपेट कर रही है, यूथ भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कुल मिला के एक कम्युनिटी एफर्ट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब ऐसे में ये बताते हैं वन महोत्सव के बारे में। वन महोत्सव की हिस्ट्री ये बताते हैं कि जो वन महोत्सव है, ये शुरुआत हुई थी इसकी पंजाब से। ठीक है, जो एक बॉटनिस्ट थे MS रंधावा जी, इन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी 1947 में। इसके बाद हमारे एक लीडर थे KM मुंशी, ठीक है, जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। ये जो KM मुंशी हैं, इन्होंने एक्सपांड किया था ये वन महोत्सव का आइडिया, और आज की डेट में हम सभी जगह पे ये वन महोत्सव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम फॉरेस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, फॉरेस्ट प्लांटेशन को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो IUCN ये बोलता है कि जितना भी हमारे यहाँ पे ग्लोबल एमिशन हो रहा है ना कार्बन का,
ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, इसमें से 12% एमिशन सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में हो रहा है, ठीक है। जो हम पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उसमें से सिर्फ जो कुल मिला के 12% का हिस्सा है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का, वो इस डिफॉरेस्टेशन के कारण आता है, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है, ठीक है। और इसमें टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द प्राइमरी फॉरेस्ट इन इंडिया हैज डिक्रीज बाय 3.6%। तो जितना टोटल फॉरेस्ट एरिया था वो 3.6% से यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। ये फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, या तो इसको नोट डाउन कर लेना, ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज, यहाँ पे गवर्नमेंट का ध्यान है अफॉरेस्टेशन के ऊपर, रिफॉरेस्टेशन के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में क्या हम सही डायरेक्शन में है? क्या सिर्फ इतना सा काफी है? हमें यहाँ पे इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी को वापस लाना है, यानी कि इकोलॉजिकल जो फंक्शनैलिटी है, जो डिसफंक्शन आ रहे थे, इकोलॉजिकल जो डिजास्टर आ रहे थे, उसको सही करके इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़ना है। और उसके लिए हमको ये जो डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड है, इनके ऊपर फॉरेस्टेशन करना फिर से जरूरी है, ठीक है। अब इससे फायदे क्या होंगे? देखो, फायदे कई सारे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है कि 2 बिलियन हेक्टर्स जो डिग्रेडेड लैंड है वर्ल्ड का, देखो 2 बिलियन डिग्रेडेड लैंड जो है वर्ल्ड का, और इसमें से लगभग 140 मिलियन हेक्टर लैंड है इंडिया में डिग्रेडेड लैंड का। इसमें पोटेंशियल है रिस्टोरेशन का, ठीक है। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि ये जो इंडिया का 140 मिलियन हेक्टर लैंड है, इसको हम किस तरह से रिस्टोर करें। इसमें क्रूशियल फैक्टर है कि हमको यहाँ पे जब भी हम फॉरेस्टेशन करेंगे, अफॉरेस्टेशन, इसमें हमको डाइवर्सिटी लाने की जरूरत है, ओके। अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये भी कि इंडिया ने कई एफर्ट्स किए हैं, जैसे यूएन जो है, यूएन का कहना यह है कि ये जो डिकेड है 2021 से 2030 तक का, ये डिकेड है अफॉरेस्टेशन का, यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, ठीक है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ये पूरा डिकेड है, और इसमें हमारा टारगेट ये होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे कि यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा अफॉरेस्टेशन करें, रिफॉरेस्टेशन करें। और यहाँ पे इंडिया ने एक बॉन्ड चैलेंज को भी साइन किया है। बॉन्ड चैलेंज हमने साइन किया था 2011 में, जिसमें हमने बोला था कि बाय 2020 हम 150 मिलियन हेक्टर लैंड जो है इसको वापस से फॉरेस्ट के फॉर्म में लाएंगे, जो डिग्रेडेड लैंड है इसको वापस से फॉरेस्ट के फॉर्म में लाएंगे, और 2030 तक हम इसको 350 मिलियन हेक्टर बना देंगे, यानी कि 350 मिलियन हेक्टर लैंड जो डिग्रेडेड है आज की डेट में, इसको हमको वापस से रिफॉरेस्टेशन इसमें करना है, वापस से फॉरेस्टेशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाना है। और इसके थ्रू हमको लगभग 3 बिलियन टन कार्बन सिंक जो है नया का नया डेवलप करना है, यानी कि फॉरेस्ट आपको पता है कार्बन को सिंक करते हैं, कार्बन को ऑब्जॉर्व करते हैं, जिससे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है वो ना बढ़े। इस तरह का कार्बन सिंक हमको डेवलप करना पड़ेगा बाय अफॉरेस्टेशन। तो हमारा प्लान यही है कि हम बाय 2030 3 बिलियन टन्स यहाँ पे कार्बन सिंक डेवलप कर पाए, ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट और भी प्रोग्राम्स चला रही है, जैसे कि देखो, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये प्रोग्राम है, नगर वन स्कीम है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है। ये सब स्कीम्स जो है ये गवर्नमेंट चला रही है। एक यहाँ पे यूथ के लिए भी डेवलपमेंट स्कीम है, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहाँ पे जो फॉरेस्ट्री है उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप की जाएगी यूथ में, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जाएगी। वैसे ही तेलंगाना में कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें यहाँ पे इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि यहाँ पे अगर हम ये करते हैं अफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट का वापस से रिस्टोरेशन करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो इकोसिस्टम है ये रेगुलेट हो जाएगा, कार्बन साइकिल हमारी रेगुलेट हो जाएगी, इसके साथ हम क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट कर पाएंगे, ओके। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज है वो कम होगा, फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न हो रहे हैं उसके लिए कार्बन सिंक डेवलप होगा। इसके साथ देखो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, ह्यूमन डायमेंशन भी है, कई सारी मिलियंस ऑफ लाइव्स हैं जो जुड़ी हुई हैं आज भी फॉरेस्ट के साथ, कई सारे ट्राइबल्स हैं जो जुड़े हुए हैं फॉरेस्ट के साथ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर हम डेवलप करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर एनहांस होगा, प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी एग्रीकल्चर की, रूरल इकोनॉमी को फायदा होगा, जो सॉइल इरोजन वाली प्रॉब्लम है वो कम होगी। अभी हमने देखा जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं वो क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वेजिटेशन। तो ये जो फ्लैश फ्लड्स वगैरह जैसे डिजास्टर्स हैं ये रुक पाएंगे, ओके। इसके साथ हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट्री बढ़ाओगे, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी आती हैं, साथ में बायोडाइवर्सिटी आएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू हम यहाँ पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को रोक सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें काम कर सकते हैं। तो ये सब काम तब होगी जब कम्युनिटी पूरी की पूरी पार्टिसिपेट करेगी। तो आज की डेट में हर्डल यही है कि एक तो हमको यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे रिस्टोरेशन करना है, दूसरी चीज़ हम इसके साथ इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं करते, और स्टेक होल्डर्स जो है वो साथ में नहीं आते इस चीज़ के लिए, फाइनेंसिंग का भी इशू है। ये सब हर्डल्स हैं। तो राइट वे क्या है प्लांटेशन का? राइट वे यही है कि यहाँ पे हम लैंड्स
लैंडस्केप्स को, फॉरेस्ट को फिर से, इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर करें, और इनमें जो चैलेंजेस हैं, सोसाइटी की नीड्स हैं, उनको हम यहाँ पे एड्रेस करें, ठीक है, जो सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से हम यहाँ पे फॉरेस्ट्री करें। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लेकर आ सकते हैं सभी स्टेक होल्डर्स का, गवर्नमेंट हो गई, सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, इन सभी को लेकर आए। साथ में यहाँ पे जो भी वल्नरेबल फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनको भी साथ में लाया जाए, उनका भी यहाँ पे राय ली जाए, ठीक है। और यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पे भी हम इसको डेवलप करें, इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पे भी हम इस फॉरेस्ट को डेवलप करें। ये था पूरा आर्टिकल अबाउट मोर देन प्लांटिंग, ठीक है। प्लांटिंग सिर्फ प्लांटिंग तक नहीं सीमित होनी चाहिए, प्लांटिंग के आगे भी इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल जो कि हमने इधर देखा। तो दैट वाज ऑल, ठीक है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ये है कि हमने अभी G20 समिट के बारे में डिस्कस किया है ना, तो G20 समिट, सबसे फर्स्ट G20 समिट कहाँ पे हुई थी, वेयर एंड व्हेन हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।